नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर करीब 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तबाही की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कई जिंदगियों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिस सैलाब ने देखते ही देखते पुल और सड़कें बहा दी, जिस मलबे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, अब उसी तबाही के बीच में एक नई आफत आकार ले रही है। खबर है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ, चट्टानों और मलबे ने पानी का रास्ता रोक दिया है और इससे एक और नई झील बन गई है। जानकारी मिल रही कि नई झील से रिसाव हो रहा है और सवाल ये कि अगर इस झील का दबाव और ज्यादा बढ़ा और अगर ये प्राकृतिक बांध टूटा तो क्या नेपाल एक बार फिर से उसी रास्ते से आने वाली जल प्रलय का सामना करेगा? प्रलयंकारी बाढ़ ने नेपाल में भीषण तबाही मचाई है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। भोटेकोशी और त्रिशूला नदी प्रणालियों में मलबे और पत्थरों के तेज बहाव से मची तबाही इतनी भयंकर थी कि भूकंपी मॉनिटरों पर भी कुछ पल के लिए हलचल दर्ज की गई। अब इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से तबाही मची है। नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से नेपाल में आए तबाही के बाद में लोग किस तरह से जिंदगी बचाने के लिए उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस टनल में काम चल रहा था उस टनल के अंदर लोग फंसे हुए थे, उनको किस तरह से सेना के द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। काफी मशक्कत करनी पड़ रही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग मां को जेसीबी मशीन के द्वारा उनका रेस्क्यू किया जा रहा। रेस्क्यू के दौरान वृद्ध महिला को बचाया गया है। ये लोग ना जाने कितने घंटों से सोए नहीं होंगे, कितने घंटों से खाना नहीं खाया होगा। जिंदगी की जद्दोजहद लगातार देखने को मिल रही है। अब लोगों को रेस्क्यू करते जवान भी आपको नजर आएंगे, जिसमें नेपाली जवान भी हैं। इसके अलावा भारतीय सेना भी लगातार मदद पहुंचा रही नेपाल तक। भारतीय सैनिकों के द्वारा भी लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं। हवाई सर्वेक्षण से रेस्क्यू ऑपरेशन अगर बात की जाए तो लगातार वहां पर हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। ऊपर से निगरानी रखी जा रही कि कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में नेपाली सेना पूरी ताकत के साथ में मोर्चे पर डटी हुई है। जहां जहां पर भी घर थे, घर के ऊपर लोग खड़े नजर आ रहे हैं, या फिर नदी की बीच धारा या फिर मलबे में फंसे हुए लोग हैं, उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यानी कि जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि मौसम कहीं ना कहीं बीच बीच में बाधा बन रहा है। कई इलाकों में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उसके बावजूद जो हमारे सैनिक हैं, नेपाली सेना के लोग, इसके अलावा भारतीय सैनिक लगातार 24 घंटे रातों दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। हालांकि 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोई जवान मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाल रहा है तो कोई मुश्किल इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, समय पर खाना और पानी मिल सके। क्योंकि इस तबाही के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं। उन्होंने कई घंटों से खाना नहीं खाया है, कई घंटों से सोया नहीं है और इसीलिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसमान से, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। जमीन पर जवान राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ में एक ही कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सके, क्योंकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी हैं, कई भारतीय लोग भी हैं। ये देखिए मेरे हाथ में डंडा है और ये जो आप देख रहे हैं ये नदी की सिल्ट है। इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे तो आप देखिए, ये देखिए
कि पूरा का पूरा जो डंडा है वो इस वक्त इस दलदल में जा चुका है। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे और ये सोचे कि ये बिल्कुल ज़मीन जो है वो कठोर है, तो ये ज़मीन बिल्कुल भी कठोर नहीं है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई फंस जाए तो शायद उसको भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अपने विजय से कहूँगा तस्वीर इस साइड दिखाएं। आप ये देखिए, जो अब आपको सब पठार लग रहा होगा, यहाँ पर खुशहाल परिवार रहा करते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे जो घर हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी और यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ कुछ आपको दिखाई देगा तो सन्नाटा। अब क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ नेपाल के पहाड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि बड़ी बताई जा रही है। एक बार फिर से तबाही की तस्वीर तिब्बत से आ रही है, जिसको लेकर इस वक्त नेपाल सरकार और प्रशासन की नजरें उस नई बनी झील पर टिकी हैं, जहां से एक बार फिर से नेपाल में तबाही दस्तक दे सकती है। कितनी बड़ी ये तबाही है वो आपको बताते हैं और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर बाकायदा तैयारी भी की जा रही है। नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा है। एक बार फिर से वहां पर बताया जा रहा है कि एक नई झील बन रही है। सेना ने कई इलाकों को खाली करवा लिया है, जहां पर ये तराजी देखने को मिल सकती है। झील के फटने के बाद रेस्क्यू टीम को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे तिब्बत की ओर से पानी का बहाव देखा गया है हवाई सर्वेक्षण के दौरान, और इसीलिए सभी टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि अगर फिर से कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको 24 घंटे तैयार रहना है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। और इसी वजह से नेपाल में कई इलाकों को खाली करवा लिया गया है। वहां प्रशासन की टीमें पहले से ही तैनात हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके अगर फिर से कोई आपदा आती है। तो नेपाल में अब तक अगर बात की जाए तो हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं, लेकिन अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कई विदेशी पर्यटक भी हैं। हालांकि दुनिया भर के तमाम देशों के द्वारा राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। भारतीय सेना भी दिन रात 24 घंटे रातों दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और ऐसे में आशंका है कि अगर ये प्राकृतिक बांध टूटता है तो नीचे के इलाकों में फिर से अचानक बाढ़ आ सकती है। और इसके साथ ही चिंता भोटे कोशी और त्रिशूली नदी को लेकर है, क्योंकि अगर ये झील टूटती है तो एक बार फिर से तबाही आ सकती है। और ये तबाही इतनी भयानक होगी कि लोगों को 1 सेकंड तक का मौका नहीं मिलेगा अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे में पहले से ही नेपाल त्रासदी की मार झेल रहा है, और एक बार फिर से अगर ये झील फटती है तो और भयानक तबाही आएगी। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDRRMA ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कैसे ये नई झील या फिर ग्लेशियर नेपाल के लिए फिर से जल प्रलय का संकट बन रहा है। तो नेपाल पर फिर से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर बात की जाए, गिरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर एक बैरियर झील बन गई है, और ये बैरियर झील हाल ही में बनी है, यानी कि 2 से 3 दिन पहले ये झील बनी है। नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा के पास ये झील बन रही है, जहां पर काफी मात्रा में पानी और सिल्ट इकट्ठा हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस नई झील के बारे में पता चला है। 24 से 27 अगस्त के बीच में इसमें पानी जमा होना शुरू हुआ। झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये पानी और अधिक मात्रा में यहां पर जमा होता तो झील फट भी सकती है। अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और इसमें आ सकता है। सोचिए कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। तस्वीर से झील से ओवरफ्लो की बातें भी सामने आ रही, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही, ताकि अगर फिर से यहां पर कोई आपदा को लेकर स्थिति तैयार होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहे। समस्या यह है कि यह कोई मजबूत बांध नहीं है। अब झील को रोकने वाली दीवार चट्टानों और बाढ़ के मलबे से बनी है। अगर झील में पानी बढ़ता रहा, दबाव बढ़ेगा और यह प्राकृतिक बांध कमजोर हो जाएगा तो वो टूट भी सकता है, और ऐसी स्थिति में झील का पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। अब इससे फिर से तेजी से बाढ़ आ सकती है, और भोटे कोशी और त्रिशूला नदी में बाढ़ आ सकती है। किस तरह से यह बड़ा संकट मंडरा रहा है वो भी आपको बताते हैं। नई बनी यह झील उस इलाके में है जहां पर पहले से ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, और अगर एक बार फिर से वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पिछली बार से ज्यादा तबाही मचेगी। पिछली बार से ज्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं। झील का पानी नीचे आने पर सबसे पहले भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, यानी कि जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उन लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। इसी वजह से बताया जा रहा है कि NDRRMA ने
भोटे कोशी इलाके में नया हाई अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि वहां पर रह रहे लोगों से साफ कहा गया है कि आप इन इलाकों को खाली कर दें। भोटो कोशी के बाद में चिंता त्रिशूली नदी को लेकर भी है, क्योंकि इसका भी जलस्तर बढ़ेगा अगर ये झील फटती है। अब NDRRMA ने त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है और साफ तौर पर यह भी हिदायत दी है कि अगर आप दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पर रहने जा सकते हैं, तो आप रहने चले जाइए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है। 26 अगस्त को नेपाल में जो तबाही मची थी, अब उसका दर्द भी सामने आ रहा है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, उनके शव बरामद किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा भी और बढ़ेगा। मलबे के नीचे दबी जिंदगियां अब सामने आ रही हैं। किसी घर में मातम पसरा है, किसी परिवार का अपना अब भी लापता है और इन सब के बीच लोगों का दर्द बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मृतकों की संख्या में हर कुछ देर में इजाफा देखा जा रहा है। सैलाबी प्रलय से नेपाल में किस तरह से तांडव मचा है। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक 538 लोगों के शव बरामद किए गए, इनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है और यह आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। लापता लोगों की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं ऑन रिकॉर्ड। रेस्क्यू अगर बात की जाए तो लगभग 121 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू किया गया है। करीबन 200 से 300 भारतीय नागरिकों का भी अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कुछ भारतीय नागरिक भारत भी पहुंच चुके हैं। अब जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उनमें सबसे ज्यादा भारतीय लोग हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस देश के कितने लोगों को नेपाल की आर्मी ने रेस्क्यू किया है। सबसे पहले भारतीयों की बात करते हैं तो करीब 85 भारतीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनकी जिंदगी बचाई गई है। इसके अलावा चीन की बात करी जाए तो 16 लोग चीन के भी फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया, उनकी जिंदगी बचाई गई। साउथ कोरिया के भी 9 लोग बताया जा रहा है कि इस त्रासदी के बीच फंसे हुए थे। यूएसए के 2 नागरिक फंसे हुए थे, उन्हें भी रेस्क्यू करके बचाया गया है। रूस के भी 2 लोग यहां पर फंसे हुए थे, इनका रेस्क्यू किया गया है। इटली के 2 लोग थे, इनका भी रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा बुल्गारिया का 1 नागरिक था और स्विट्जरलैंड का 1 नागरिक था, इन्हें भी रेस्क्यू करके बचाया गया है। अब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता दूं। 2 planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now, it's our number 1 priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to, to help in the rescue and the return of our people and also other nationals, Nepalis, for other foreigners who are out there. The rescue efforts are being done by the Nepal authorities and Nepal forces. So even these people were rescued by the Nepal army. So I think we, from our side, whatever support we can give to the government of Nepal, we are doing. खराब मौसम और नदी के तेज बहाव के बीच में सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में फंसे लगभग 350 मजदूरों और निवासियों को बचाया है। सीमा की दूसरी तरफ तिब्बत में भी गहरी गाद के कारण सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही चीनी सेना बचाव टीमों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस तरफ देखिए वहां केवल बर्बादी की तस्वीर भी आपको नजर आएंगे। आपको वो गिरोंग पोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर यह बर्बादी हुई है। यह सैलाब से पहले की तस्वीर है। वहां पर सब कुछ सामान्य था और पोर्ट पर सब लोग आराम से काम भी कर रहे थे। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा ये पार्किंग का इलाका है, यहां पर लोगों की गाड़ियां खड़ी थी। ये बॉर्डर का इलाका है चीन नेपाल, जहां पर लोगों की चेकिंग होती है। ये तिब्बत आप देख सकते हैं और ये पोर्ट का इलाका, यहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग भी बताया जा रहा है मौजूद थे। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर देखकर आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होगा कि ये यहीं की तस्वीर है। इतनी भयंकर बर्बादी आई है। पानी का सैलाब इतनी तेज गति से आया कि पूरा मैदान सपाट हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर और ये तस्वीर एक ही जगह की है। यहां पर एक भी बिल्डिंग, एक भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। पूरा मैदान हो चुका है और बर्बादी से पहले की यह तस्वीर, एक पूरी इमारत बनी हुई थी, पार्किंग एरिया बना हुआ था, हजारों की संख्या में लोग यहां पर काम कर रहे थे। लेकिन पानी का बहाव और सिल्ट इतनी तेजी से आया कि पूरा इलाका मैदान हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके बाद का मंजर क्या होता है, किस तरह से बर्बादी आती है, किस तरह से लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। नेपाल में आई तबाही ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब तलाशा जा रहा है।
26 अगस्त को हिमालय में ग्लेशियर ने नेपाल में एक ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सड़कें बह गई, पुल टूट गए और पूरी की पूरी बस्तियां तबाही के मलबे में बदल गई। तत्काल वजह से भले ही ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद आया सैलाब बताया जा रहा हो, लेकिन अब उंगली उस इंसानी दखल पर भी उठ रही है जिसने हिमालय जैसे बेहद नाजुक इलाके का भूगोल बदल दिया। अब सवाल यह है कि आखिर बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? नेपाल में तबाही का जिम्मेदार कौन है? किन वजहों से ये इतनी बड़ी बर्बादी आई है, इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो वो आपको बताती है। चीन का दावा, भूकंप की वजह से फ्लैश फ्लड आया, ये चीन की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूएस का दावा, भूकंप की वजह से फ्लैश फ्लड नहीं आया है, ये यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है। भूकंप की वजह से ग्लेशियर का बांध टूट गया जिससे इतनी बड़ी त्रासदी आई, ये चीन का अपना दावा है। अब यूएस इस पर क्या कह रहा है? उसने कहा कि ग्लेशियर टूटने से भूकंप जैसा महसूस हुआ था, ये यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कोई नहीं जानता है। यह जांच का भी विषय है कि इतनी बड़ी त्रासदी कैसे आई और इसको लेकर पहले से अलर्ट क्यों जारी नहीं किया गया। नेपाल में आई बाढ़ ने यह चेतावनी दी है कि किस तरह से प्रकृति अगर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो भारी तबाही देखने को मिल सकती है। नेपाल में आई बाढ़ ने यह चेतावनी दी है कि हिमालय में खतरे बढ़ते जा रहे हैं। यह बाढ़ अचानक आई जो बदलती भौगोलिक स्थितियों की ओर इशारा करती है और पिछले करीब 40 साल में कई बार हिमालय क्षेत्र में आपदाएं आ चुकी हैं। हिमालय की बड़ी आपदाओं की अगर बात की जाए तो अब तक कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। 2024 की बात करते हैं। 16 अगस्त 2024 नेपाल का थामे गांव ग्लेशियर झील फटने से अचानक यहां पर बाढ़ आई। थामे गांव के कई घर और इमारतें तिनके की तरह बह गए थे। दक्षिण झील सिक्किम की अगर बात करते हैं, 4 अक्टूबर 2023 की ग्लेशियर फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और चुंगथांग बांध टूट गया था। 179 लोगों की जान पल भर में चली गई थी। तपोवन ऋषिगंगा उत्तराखंड 7 फरवरी 2021 रोटी पीक से बर्फ और चट्टान टूटकर नदी में गिरी। 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड बाढ़ अक्टूबर 2021 भारी बारिश ने कुमाऊं गढ़वाल में बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिसमें 40 लोगों की जान चली गई। उसके बाद बात कश्मीर की। 2014 में लगातार बारिश से झेलम नदी में इतनी भीषण बाढ़ आई कि श्रीनगर समेत कई शहर पूरी तरह से डूब गए और 450 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद केदारनाथ की बात करते हैं। 2013 में जो त्रासदी आई थी, भारी बारिश के बाद में चोराबारी झील का पानी और मलबा नीचे आया। केदारनाथ, गौरीकुंड, रामबाड़ा में भारी तबाही हुई। हजारों लोगों की जानें गई थी, जो ये बताती हैं कि प्रकृति के साथ में ज्यादा खिलवाड़ ठीक नहीं है। जब जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, हजारों जिंदगियां पल भर में तबाह हो जाती हैं। हजारों साल का जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है, जो इमारतें हैं, वो पल भर में समाप्त हो जाती हैं।